नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 31 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने लॉन्च किया राष्ट्रीय एकता गीत। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दिखी कई झलकियां और एक तरीके से एक दिल खुश कर देने वाले, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैश कमांडर वानी पुलवामा मुठभेड़ में हुआ ढेर। 2022 की शुरुआत में अब तक 21 आतंकी मारे गए हैं, ये बेहद बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट, युवा लड़कों को आतंकवादी बनाता था जाहिद वानी, इसके बारे में। चौथी बड़ी अपडेट, इजराइल भारत के राजनयिक संबंधों के 30 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे गहरी दोस्ती बताया और भारत को दी बधाई। वहीं एक और अपडेट बताएंगे जहां पे अंकारा में बैठकर भारत विरोधी केंद्र बनाने में जुटी है आईएसआई, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है खुफिया रिपोर्ट ने किया है आगाह। वहीं एक एक करके आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने फिर से अलापा है कश्मीर का राग, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच बच्चे पैदा करो और इनाम पाओ, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, फिर भी क्यों चाइना को लग रहा है डर, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अनंतनाग में आतंकियों ने की एक पुलिसकर्मी की हत्या। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में जिले के हसनपुरा इलाके में शनिवार को आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर दी, जिनमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और उनके ट्वीट कर लिखा है कि मैं अनंतनाग में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एचसी अली मोहम्मद के आतंकियों द्वारा नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बर्बरता के दोषियों को जल्द सजा दी जाएगी। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों ने अनंतनाग के विजबेहरा इलाके के हसनपुरा में स्थित जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद के घर के पास उन पर गोलीबारी की गई थी। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर साफ साफ राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि इन आतंकियों को ठिकाने लगाया जाएगा। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, युवा लड़कों को आतंकवादी बनाता था जाहिद वानी, कमांडर के मारे जाने में कश्मीर में जैश के हौसले पस्त। जाहिद वानी को किया गया ढेर। जी हां, दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 12 घंटों के दौरान 2 अलग अलग मुठभेड़ में जैश मोहम्मद के शीर्ष कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी सहित 5 आतंकियों को ढेर कर दिया, यानी 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर कहीं न कहीं तरीके से सेना ने बदला ले लिया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि मारे गए लोगों में जैश कमांडर आतंकवादी जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। और ये आपको बता दें कि एक बड़ी सफलता है। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र पांडे के नेतृत्व में उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में जाहिद वानी के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीर के सक्रिय जैश मोहम्मद के आतंकियों के हौसले पस्त होने की संभावना है। लंबे समय में सुरक्षा बलों को जाहिद वानी की तलाश थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश कमांडर पर विशेष इनपुट मिलने पर पुलवामा के नायरा इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक तलाशी अभियान के बाद एक मुठभेड़ हुई, जिनमें वानी और काफिल नाम के एक पाकिस्तानी समेत 3 अन्य आतंकवादी मारे गए हैं। लंबू और समीर डार के बाद जैश के प्रमुख कमांडरों में से एक वानी को 2016 में श्रीनगर के पारिमपोरा से तहरीकुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को एक तरीके से गिरफ्तार किया गया था। एक और अपडेट लेते हैं। इजराइल भारत के राजनयिक संबंधों के 30 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे गहरी दोस्ती बताया। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने शनिवार को कहा है कि भारत इजराइल के बीच गहरी दोस्ती है और उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को इस मजबूत और अटूट दोस्ती के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे हो गए हैं। भारत और इजराइल के बीच सहयोग के अवसरों को अंतहीन बताते हुए बेनेट ने कहा है कि भारत और इजराइल के बीच संबंध मजबूत हो चुके हैं और साथ मिलकर वे हैं। आपको बता दें कि बेनेट ने शनिवार शाम को जारी एक विशेष वीडियो संदेश में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भारत के सभी लोगों को पूरी तरीके से भारत की दोस्ती के साथ, हिंदी में उन्होंने लिखा है कि हम साथ मिलकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेंगे। एक और अपडेट लेते हैं। अंकारा को भारत विरोधी केंद्र बनाने में जुटी आईएसआई, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट ने किया आगाह। भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते बनाने के बाद यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए अपने दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत विरोध पट्टी की आईएसआई ने अब
तुर्की की राजधानी अंकारा को अपना नया गढ़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे तुर्की की एर्दोगान सरकार व वहाँ की खुफिया एजेंसी INI की मदद भी मिल रही है। आपको बता दें तुर्की जो है वो अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है और तुर्की में भारत विरोधी केंद्र बनाने में जुटा है ISI, जिसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इस चीज़ की पता लगाए हैं। ऐसे में भारत खुफिया एजेंसी ने इस बारे में केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और तुर्की पाकिस्तान के बीच भारत खिलाफ जो कुछ बैठकर अगली अपडेट, उइगर मुसलमानों पर हो हल्ला, कश्मीर पर चुप्पी क्यों? अमेरिका और यूरोप पर झल्लाया इमरान खान, बोले इतना उइगर मुसलमान उइगर करते हो, कश्मीर पर भी तो कभी बोलो। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर फिर से चुप रहने वालों अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जमकर अपनी झल्लाहट निकाली है और कहा है कि जिनजियांग के मुसलमानों पर बोलना और कश्मीर के मुस्लिमों पर चुप रहना पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को पश्चिमी देशों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और उन्होंने इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का पश्चिमी देश चुप्पी तरीके से चुप्पी साधे में चुनिंदा चुप्पी और बहरापन हो गया है, क्योंकि पश्चिमी देश शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ चीन के कथित दुर्व्यवहार को उजागर करने की बात करते रहते हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर वो चुप रहते हैं और कश्मीर के मुद्दे पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से इमरान खान का कहना है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बच्चे पैदा करो और इनाम पाओ, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी फिर क्यों डर रहा है चाइना? दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन अपनी घटती जनसंख्या से परेशान है। आबादी बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट चीनी सरकार पर तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोगों को एक बच्चे की नीति से आज़ाद किए जाने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। ऐसे में चीन तेजी से सिकुड़ती आबादी और बूढ़े होते लोगों की रफ्तार को रोकने के लिए शादी करने और बच्चे पैदा करने पर कई ऑफर दे रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित एक ब्लॉग में CPF के केंद्र अध्यक्ष फैबियन बोसार्ट ने कहा है कि चीन के प्रोत्साहन के रूप में बेबी बोनस, अधिक पेड लीव टैक्स में कटौती और बच्चों का पालन पोषण करने वाले सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों चाइना में हालात कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि अब सब्सिडी दी जा रही है बच्चे पैदा करने को लेकर। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने की संसद पर हमला करने वालों को माफ कर देंगे ट्रंप, बोले उनके साथ अन्याय हो रहा है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि अगर साल 2024 में वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उनमें जीत हासिल करते हैं तो कैपिटल हिल में बीते साल 6 जनवरी को हिंसा करने के कारण आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को माफ कर देंगे। अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे जो बाइडेन ने जीत हासिल की थी। लेकिन ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि एक बार फिर से अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2024 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से और पूरी दमखम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, प्यारा जम्मू कश्मीर का नया सॉन्ग हुआ रिलीज, लोगों को जमकर भा रहा है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय एकता गीत। दरअसल भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने एक गाना लॉन्च किया और इस गाने में जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर किया गया है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गीत एकता गीत प्यारा जम्मू कश्मीर लॉन्च किया गया और इस गाने को गाने वालों में सोनू निगम, जावेद अली और हर्षदीप कौर शामिल हैं। इस गाने में कश्मीर की खूबसूरत वादियों की कई झलकियां दिखाई गई हैं। इस गीत में बॉलीवुड गायकों और कलाकारों ने जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और विविधता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें यूक्रेन और रूस तनाव से सहमे 18,000 भारतीय छात्र, बोले कभी भी छिड़ सकती है जंग। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी समस्या। 18,000 भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छात्रों में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को लेकर डर बना हुआ है। इन छात्रों का कहना है कि वे
देश में संघर्ष नहीं चाहते हैं ताकि हमारी पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए छात्रों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। छात्रों को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। यूक्रेन और रूस एक लंबे संघर्ष में फंस गए हैं। रूस सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर रूस बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों की फौज खड़ी कर रहा है और इस बीच यूक्रेन के अलग अलग विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और डॉक्टरों की पढ़ाई कर रहे 18,000 छात्रों को दोनों देशों के बीच जंग का डर सता रहा है। एक और अपडेट, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत मुस्लिमों का खत्म हो अल्पसंख्यक दर्जा, प्रयागराज धर्म संसद में प्रस्ताव पारित, फिर से खड़ा हुआ विवाद। दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में स्थित ब्रह्मर्षि आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और धर्म संसद में सैकड़ों की संख्या में साधु संत शामिल हुए हैं। इस दौरान साधु संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया। सभी संतों को मौजूदगी में कहा गया है कि देश की 125 करोड़ जनता स्वयं घोषित करे कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे, तभी वो आंदोलन बड़ा होगा। अंत में सरकार संतों और आम जनता के दबाव के आगे झुकेगी क्योंकि संत सम्मेलन का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस्लामिक जिहाद को दूर करना है। इस दौरान संतों द्वारा भारत में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की मांग की गई। इसके अलावा हिंदुओं के मठ मंदिर का अधिग्रहण कर खत्म करने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस दौरान साधु संतों ने कहा है कि जेल में बंद दोनों धर्मगुरु नरसिंहानंद गिरी महाराज और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को भी जल्द से जल्द छोड़ा जाए। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, यूपी में मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल, कहा मुस्लिम महिलाएं भाजपा के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को झटका लगा है। इन पार्टियों के 21 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। बरेली के मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल बीजेपी में शामिल होने के बाद निदा खान ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा के साथ हैं। इत्तेहादे मिल्लत परिषद के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की बहू निदा खान रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में भाजपा में शामिल हुई। निदा खान ट्रिपल तलाक पीड़िता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए निदा खान ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं क्योंकि ट्रिपल तलाक कानून लाया और सभी धर्मों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे हिंदू महासभा ने काली चरण को दिया गोडसे भारत रत्न सम्मान। दरअसल 30 जनवरी के दिन देश में जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं हिंदू महासभा ने ग्वालियर में गोडसे स्मृति दिवस के रूप में मनाया है और गोडसे के विचारों को बढ़ावा देने के संत काली चरण सहित 5 लोगों को गोडसे भारत रत्न से सम्मानित किया। हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले संत कालीचरण सहित 5 लोगों को गोडसे भारत रत्न सम्मान दिया। संत कालीचरण का सम्मान पत्र हिंदू महासभा के नेता प्रमोद लोह पात्रे ने लिया है। अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये चीजें शुरू है। एक और अपडेट लेते हैं, गोवा में घर घर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी को बताया मोदी फोबिया से पीड़ित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता अमित शाह रविवार को गोवा दौरे पर और गोवा के 1 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे। अमित शाह ने सभाओं को संबोधित किया और घर घर जाकर चुनाव प्रचार भी किए हैं। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमलावरों ने मोदी फोबिया बताया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें, अखिलेश के खिलाफ उतरने को तैयार अर्पणा यादव करहल से लड़ सकती हैं चुनाव। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में उतर सकती हैं। अखिलेश सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि भाजपा ने सीट के लिए अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने ज्ञानवती यादव और बीएसपी ने कुलदीप नारायण को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। मुलायम सिंह परिवार के गढ़ मैनपुरी के चारों सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। सपा ने चारों सीटों पर उम्मीदवारों
की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा ने अब तक तीनों सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। करहल से भाजपा ने अखिलेश यादव को चुनौती दे सकने वाले प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई है। तो दोस्तों एक तरीके से भाजपा, हालांकि डिम्पल यादव ने कहा कि भाजपा अगर हमें उम्मीदवार बनाती है, अर्पणा ने कहा है, तो हम उतरने को तैयार हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों सिकोहाबाद बड़ी खबर निकल के आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 जनवरी के बाद सारी गर्मी उतार देंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और सीएम योगी का स्टेटमेंट जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कैराना से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो लगातार उनके समर्थन में दंगाई जो है वो हिंदुओं को सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। इसी को लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए लिखा कि कैराना से तमंचावादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे, यानी शांत हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। यानी सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि बाबा योगी तो रहेगा ही और कोई नहीं रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि हम रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों 31 जनवरी आज है। जी हाँ, आज 31 जनवरी है और इस आज 31 जनवरी के बीच किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं राकेश टिकैत। दरअसल राकेश टिकैत का काम इन दिनों पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी विरोध पे उनकी टिकी है न्यू, और यही कारण है कि आज जो है फिर से किसानों का झंडा डंडा उठाने वाले राकेश टिकैत विश्वासघात दिवस जो है वो मनाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल राकेश टिकैत को आप क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से आपने सुझाव देना